हेलो क्लास 12th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू GC 3.0 बैच। क्या हाल चाल एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप सभी लोगों का ये बैच चल रहा है जिसका नाम है GC 3.0 और आप सभी लोगों को आई होप इसमें बहुत मज़ा आ रहा होगा। हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ चल पड़े हैं एंड इन द प्रीवियस ऑल लेक्चर्स आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं ज़रूर एक बात आपसे कहूँगा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लास 11th में आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर पी पाई बॉन्डिंग थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तो मेरा बच्चा बस एक रिक्वेस्ट है, एक बार अच्छे से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन कर लो। ग्रेविटी सर्कल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाए हैं। अब आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट्स का केमिकल रिएक्टिविटी वाला पार्ट। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। तो आज का लेक्चर होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी। और केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहली केमिकल रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो बच्चा लोग, तो हेडिंग डाल लो सब लोग, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो। दैट इज हाइट नहीं, पहले अपन एक बेसिक चीज़ की हेडिंग डाल लेते हैं। दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग प्यारे प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, और केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स का हम लोग यहां पर हाइड्राइड्स पढ़ने वाले। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइड्स? हाइड्राइड्स का मतलब होता है that when group 15 elements reacts with hydrogen to form EH3 type of compound, to form EH3 type compound is called as हाइड्राइड्स। इसे क्या बोला जाता है? इसे ही हाइड्राइड्स बोला जाता है। मतलब अगर आपको ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स देखने हैं तो आपको क्या देखना पड़ेगा? EH3। सो देयरफॉर अगर आपके पास में EH3 लिखा हुआ है तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि E की जगह आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं? NP, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। आप ये सारे यहां पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको NH3 लिखोगे तो आपको अमोनिया मिल जाएगा, देन PH3 फॉस्फाइन, देन ASH3, देन SBH3, देन BiH3। ये सब आपके हाइड्राइड्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों से कोई हाइड्राइड का स्ट्रक्चर पूछे कि मेरे प्यारे प्यारे सर हमें जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इनका स्ट्रक्चर पढ़ना। आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी हो, इन सब का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि जनरली सबके लिए सेम होता है कि इनके ns ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके npx, npy और npz ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या आप सभी लोगों का इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? भाई नाइट्रोजन में ये 2s2p होता है, फॉस्फोरस में ये 3s3p होता है, आर्सेनिक में ये 4s4p होता है,
एंटीमनी में ये 5s 5p होता है और बिस्मथ में ये 6s 6p होता है, लेकिन होता सब में सेम है। क्या यहां तक की बात मेरे प्यारे लाडले बच्चों को समझ में आई? कोई दिक्कत ना? जब कभी भी आपको हाइड्राइड का स्ट्रक्चर बनाना है, अब यहां पर इस ऑर्बिटल को पहले हाइब्रिडाइजेशन में लेकर जाएंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। देखो मुझे पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने बोला कि सर आपको नॉलेज बहुत है लेकिन आप एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर रहे हो। मेरा लाडला बच्चा, अगर तुमको 150% एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगा तो मैं दूंगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा उन चीज़ों में जहां पर ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहां पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी सीबीएसई ने आप पे बम फोड़ दिया, टर्म 1 का सिलेबस आने वाला है। दैट इज़ वाई हम थोड़ा स्पीड पेस में चल रहे। डजंट मीन कि मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, किताब उठा के देख लो, 4 चीज़ एक्स्ट्रा ही मिलेगी। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का अंदर क्या मतलब क्या होता है कि एक सेंट्रल एटम कौन सा, यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम ई है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, कुछ भी। जब इसे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करनी होती है तो पहले ये एटम क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल है इन सबको मिक्स कर लेगा। क्यों मिक्स कर लेगा? क्योंकि आप सब जानते हो कि एस ऑर्बिटल का शेप तो गोल होता है, स्फेरिकल, लेकिन पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। तो इन सबका ओरिएंटेशन अलग होने की वजह से, इन सबके शेप अलग होने की वजह से हम पहले इनको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। तो आपके NS और NP ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाके क्या करेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में S और P ऑर्बिटल दोनों के कैरेक्टर होंगे, S और P ऑर्बिटल दोनों के कैरेक्टर होंगे। और अब इन सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप भी सेम होगा। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि ये स्फेरिकल है, ये डंबल शेप है, तो ऐसा नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का सबका शेप सेम होगा। आप लोग सब जानते हैं एक लोब इनमें बड़ा होता है और एक लोब इसमें छोटा होता है। ऐसा आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाई देगा। एक रूल और हमने पढ़ा था कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऑर्बिटल अंदर जा रहे हैं तो 4 ऑर्बिटल बन के बाहर आएंगे, तो ये तुम्हारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। यहाँ पर किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा? sp3, एक s ऑर्बिटल जा रहा है और 3 p ऑर्बिटल जा रहे हैं। तो टोटल आपको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? आपको 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और सभी का नाम क्या होगा? sp3। सभी का नाम sp3 होता है, सभी का नाम sp3 होता है प्यारे बच्चों। अच्छा एक रूल और बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो वैकेंट हो, जो फुल्ली फिल्ड हो, जो हाफ फिल्ड हो वो पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए sp3। अब जब ये डंबल शेप वाले ऑर्बिटल और स्फेरिकल ऑर्बिटल जब कंबाइन होकर sp3 बनाते तो ये कैसे दिखेंगे? देखो एक लोब ऐसा दिखाई देगा आपको, एक लोब ऐसा दिखाई देगा आपको, एक लोब ऐसा दिखाई देगा आपको और एक लोब ऐसा दिखाई देगा आपको। ये दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। और यहां पर बेसिकली किसका है? ये E का है। अच्छा यहां पर आप देखो एक लोन पेयर है, तो यहां पर आपने लगा दिया एक लोन पेयर। अब क्या होगा? बाकी के ये 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस sp3 ऑर्बिटल के अंदर बैठे होंगे। ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। मतलब ये sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। देखो 4 डब्बे दिखेंगे, इन चारों का नाम sp3 होगा क्योंकि ये चारों मिक्स हो गए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि देखो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी के 3 डब्बों में एक इलेक्ट्रॉन थे, तो sp3 में भी इसी प्रकार दिखाई देंगे। अब आप लोग सब जानते हो कि जब कभी भी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर है, इसको आप क्या नाम देते हैं? दिस इज योर लोन पेयर। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नेवर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। लेकिन इसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो एक हाइड्रोजन आएगा अपने s ऑर्बिटल के साथ, इसके साथ में ओवरलैप क्या करके बॉन्डिंग कर लेगा। फिर एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आएगा, वो ओवरलैपिंग कर लेगा। फिर हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल आएगा और वो ओवरलैपिंग कर लेगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपको हाइड्राइड देखने को मिलता है। यानी आप यहां पर लिखेंगे E के ऊपर आपको यहां पर मिलेगा एक लोन पेयर, लोन पेयर के बाद आपको यहां पर 1 2 और 3 हाइड्रोजन इस प्रकार आपको दिखाई देंगे। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी हाइब्रिड। ये हर हाइब्रिड का स्ट्रक्चर होगा। तो देयरफॉर आप यहां पर एक बात लिखेंगे कि इसके अंदर E का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? भाई हमेशा एक बात ध्यान रखना, दुनिया का नियम है, केमिस्ट्री का नियम है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन यहां पर एक लफड़ा हो गया कि शेप यहां पर आप लोगों को
टेट्राहेड्रल नहीं दिख रहा है क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप तब बनता है जब 4 बॉन्ड बने, लेकिन यहां पर 4 बॉन्ड ना बनते हुए 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर आ गया है। और आप लोग सभी जानते हो लोन पेयर के आ जाने की वजह से अब आप जब इसका स्ट्रक्चर का शेप बनाने की कोशिश करोगे, ये तो जब आप शेप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको इस तरीके का ट्राइगोनल पिरामिडल शेप दिखाई देगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। आप इमेजिन करो ना, आपने एक पिरामिड बनाया, बेटा पिरामिड कैसे बनाते हो, ऐसी उसकी चोटी रहती है और नीचे से उसका आपको ऐसा शेप दिखाई देता है, तो ये पिरामिडल शेप हो गया। पिरामिड ऐसा ही होता है ना भाई, नीचे जमीन होती है और ऊपर ऐसा गुंबज रहता है, तो ये ऐसा ही तो दिख रहा है, ये नीचे जमीन है 3 हाइड्रोजन के और ऊपर ये लोन पेयर का गुंबज है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेकिन शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप ट्राइगोनल पिरामिडल क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया है। अगर एक भी लोन पेयर नहीं होता और यहां पर भी किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होता तो टेट्राहेड्रल शेप बोलते, जैसा आपको मीथेन के अंदर दिखाई देता है। इसको जरा नोट करो प्यारे बच्चों, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़े, पक्की बात प्यारे बच्चों, ग्रेट। अब यहां पर हम हाइड्राइड्स की स्ट्रक्चर के बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो क्या फैक्टर कॉज करता है। तो अब आपको जो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी याद करनी है वो याद करनी है बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल्स, मैं लिटिल एंजल्स स्कूल में पढ़ता था और हमेशा मैं एंजल्स ANGELS लिखता था, तो इतनी बुरी आदत पड़ गई कि अब मैं एंगल को भी एंजल्स लिख देता हूँ कई बार। तो गाइज अगर मैं गलत लिखूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि तू गलत लिखता है, तो मैं ताकि उसको सही कर सकूँ। अच्छा, अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँ तो गाइज अगर मेरे पास में यमोनिया है तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल मुझे 107.8 डिग्रीज के आसपास दिखता है। अगर मेरे पास में फॉस्फाइन है यानी PH3 तो मुझे बॉन्ड एंगल कुछ 93 डिग्रीज के आसपास का अप्रोक्सीमेटली मिलता है। आर्सेनिक का हाइड्राइड है तो मुझे इसका बॉन्ड एंगल 91.8 डिग्रीज के आसपास का दिखता है। एंटीमनी का 91.2 डिग्रीज दिखता है और बिस्मथ हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 का दिखता है। तो गाइस क्या ट्रेंड नजर आया आपको इसमें आपको ट्रेंड नजर आया दैट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, अभी मैंने लिखा लेफ्ट टू राइट है बट दिस इज एक्चुअली डाउन द ग्रुप। एक ग्रुप में नाइट्रोजन, उसके नीचे फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी। तो ऑन गोइंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। अब आपको इसका मुझे रीजन बताना है कि यार रीजन क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि जब कभी भी किसी की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है तो इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज का होता है। तो सबसे पहले तो आप स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखो दैट इफ EH3 में ये सब आ गए हैव sp3 hybridization and tetrahedral geometry then their bond angle BA मतलब क्या, बॉन्ड एंगल, then their bond angle should be 109.28 डिग्रीज। ये होना चाहिए, ये रूल कहता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था। बट all of them have bond angle less than 109.28 डिग्रीज। अब ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। तो मेरे प्यारे बच्चों VSEPR क्या बोलती है, सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन VSEPR थ्योरी, जब कभी भी किसी एटम के अंदर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ही मौजूद हो, सर बॉन्ड पेयर का मतलब क्या, देखो वो इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं, दैट मीन्स अगर मेरे पास में एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है और इमेजिन करो ये मेरे पास में E है, तो एक इलेक्ट्रॉन E का और एक इलेक्ट्रॉन H का, इन दोनों ने मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया,
एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड पेयर कहलाएगा। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को देखो, ये ससुरा बिल्कुल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब है जिनकी सेटिंग पहले से हो गई हो। मान लो एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और इनकी शादी फिक्स हो गई, तो फिर क्या इनके मम्मी पापा मैट्रिमोनियल वेबसाइट में इनका फोटो अपलोड करेंगे? हमारी बेटी, उसका नाम ये, उसकी उम्र ये, उसकी हाइट इतनी, इतना पढ़ी, इतना कमाती है, इतनी प्रॉपर्टी, सुंदर सुशील वर की तलाश, वर इस कास्ट का होना चाहिए, वर के पास में इतना जॉब होना चाहिए, वर के पास में इतने पैसे होने चाहिए, और बिल्कुल बेवकूफ टाइप की जो चीजें जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे चलती है, क्या वो इसमें बनाएंगे? नहीं भाई, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, वही वाली यहाँ पर सिस्टम हो जाएगा। ये दोनों ऑलरेडी पेयर्ड है, तो अब ये किसी और के साथ बॉन्डिंग क्यों करेंगे जो खुद पहले से पेयर्ड है? तो दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर, इसलिए इनका नाम पड़ गया लोन पेयर। लोन मतलब घर वालों ने लात मार के भगा दिया, रहो अकेले, तुमको हम किसी से रिश्ता नहीं रखेंगे, ऐसा। तो अब ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, लेकिन ये बॉन्ड पेयर है। ये हमारा पोपट लाल है, तारक मेहता वाला, जहां सुंदर कन्या दिखी कि शादी का रिश्ता लेके चले गए, ये बॉन्डिंग करना चाहते हैं। और हाइड्रोजन के साथ भी यही केस है, तो ये बॉन्ड करके बॉन्ड पेयर बना लेंगे। तो VSEPR थ्योरी कहती है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से रिपल करेगा। यानी एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर के अगर पास में आ गया तो भाई साहब बहुत जोरदार और बहुत पावरफुल रिपल्शन होगा। लेकिन अगर एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं तो रिपल्शन मिनिमम होगा। जैसे यहां पर आप देखो, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर है और ये एक बॉन्ड पेयर है, तो इन तीनों बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा। लेकिन ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर पे, ये लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर पे, और ये लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर पे, और ये लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर पे, जो रिपल्शन होगा वो बहुत जोरदार होगा। और इस रिपल्शन की वजह से ये और ये जो ऑर्बिटल्स या ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये ऐसे होने की बजाय, मेरा हेड मानो लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो मैं इनको रिपेल कर रहा हूं। देखो तो ये नीचे चले गए, मतलब मेरे लोन पेयर ने इन बॉन्ड पेयरों को रिपेल कर दिया। तो अब ये मैं ऊपर भी आएगा तो मैं फिर दबा दूंगा, ये ऊपर आएगा तो मैं फिर दबा दूंगा। तो बिकॉज ऑफ हाई रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑन बॉन्ड पेयर, ये 109 डिग्री होने की बजाय 109 से थोड़े कम हो जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन is greater than bond pair repulsion। लोन पेयर पर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। एंड देयरफॉर EH3 have one lone pair causes decrease in bond angle। इसीलिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? 109 डिग्री से कम हो जाता है। पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको यहां पर ज्योमेट्री लिखाई, टेट्राहेड्रल सिखाया, और टेट्राहेड्रल आपने मीथेन में भी देखा होगा, CH4 में। तो CH4 में कोई लोन पेयर नहीं होता, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री होता है। लेकिन EH3 PH3 इसके अंदर लोन पेयर आ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। चलो इसको जल्दी से नोट करो ताकि अपन आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरा 10 के आधे वासियों, चलो आगे बढ़े। ग्रेट। हाँ, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं गुलगुलो एंड मेरे प्यारे प्यारे लाडले लाडले से बकुड़ो। चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहां पर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अमोनिया से BiH3 में लोन पेयर सब में एक एक है, तो फिर इनके बॉन्ड एंगल में डिक्रीज या डिक्रीमेंट क्यों आ रहा है? तो देखो, सेकेंड चीज हमको डिस्कस करना, दैट फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ their bond angle in hydrides, their bond angle in their hydrides, HYDRID, हाँ HYDRID, hydrides, bond angle in their hydrides decreases because
चलिए इसके रीजन को अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। गाइस एज यू ऑल नो कि जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस होता है, जो एटॉमिक साइज होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, छोटे से नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। मतलब एक बात समझो, मैंने एक छोटी सी खाने की टेबल लगाई। मैंने क्या करा, एक छोटी सी खाने की टेबल लगाई और इस खाने की टेबल पे मैंने एक मोटे अंकल को यहां बिठा दिया, एक मोटे अंकल को यहां बिठा दिया, एक मोटे अंकल को यहां बिठा दिया और एक मोटे अंकल को यहां बिठा दिया। अब आप सोचो कि इस छोटी सी डाइनिंग टेबल पर 4 मोटे मोटे लोग बैठे हैं। अब जब मैं इनको यहां पर खाना परोसूंगा तो मेरे ख्याल से मुझे खाना परोसने के बाद में पानी का ग्लास रखने के लिए, पानी का जार रखने के लिए और जो भी खाने के आइटम्स है वो आइटम्स जिस प्लेट के अलावा जो बर्तन में होंगे वो बर्तन रखने की स्पेस, मसाला, नमक, सलाद, पापड़, अचार ये रखने की स्पेस ही नहीं बची, क्योंकि एक तो टेबल बहुत छोटी, ये 4 मोटे मोटे और इनकी थालियां रख दी हमने यहां पर, इनकी प्लेट्स रख दी, तो अब टेबल पे जगह बची नहीं रही है। अब जब ये खाना खाएंगे तो इनको बहुत ज्यादा कंजेस्टेड फील होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इनके पास में जगह नहीं है, ये ऐसे टेबल पे बैठे और बस ऐसे ही खा सकते हैं। अगर इन्होंने पानी के लिए भी ग्लास, अगर इन्होंने हाथ ऐसा करा ग्लास उठाने के लिए तो पड़ोसी को टक्कर लग जाएगी। मतलब बेचारे कंजेस्टेड बैठे। तो जब इंसान कंजेस्टेड बैठता है, धक्का मुक्की बहुत होती है। इमेजिन करो तुम एक बस में चल रहे हो, बस में तुमको एक सीट मिली, सीट में इधर विंडो सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है, तुम इधर बैठे हुए हो बीच में, इधर एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी को ऐसे करके बिठा दिया। मतलब एक सीट पर 1, 2, 3 और 4 लोग बैठे। अब अगर आपको फोन आ रहा है और अगर आपको जेब में से मोबाइल निकालना है तो आपको पास वाले को थोड़ा सा टक्कर मारनी पड़ेगी, आपको उसको धक्का देना पड़ेगा और ऐसा करके निकालना पड़ेगा मोबाइल। इमेजिन करा, यही नाइट्रोजन का केस है, यही नाइट्रोजन का केस है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन के एटम का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इसके पास में एक लोन पेयर यहां भर जाता है, फिर एक बॉन्ड पेयर इसका यहां आ जाता है, एक बॉन्ड पेयर इसका यहां आ जाता है और एक बॉन्ड पेयर इसका यहां आ जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, यानी नाइट्रोजन के पास में एक तो लोन पेयर दिख रहा है, एक ये बॉन्ड पेयर दिख रहा है, एक ये बॉन्ड पेयर दिख रहा है और एक ये बॉन्ड पेयर दिख रहा है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इस छोटे से नाइट्रोजन पर बहुत ज्यादा हो गई। इसीलिए नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। लेकिन नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर हैं ये इतने ज्यादा नजदीक आ जाते हैं कि इनमें भी रिपल्शन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, मतलब लोन पेयर ने क्या करा, पहले इस बॉन्ड पेयर को नीचे दबा दिया, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर इतने नजदीक आ गए और क्योंकि मेरे एटम का साइज छोटा है, इनमें भी रिपल्शन होने लग गया और इसके रिपल्शन की वजह से दूर चला गया। इधर से रिपल हुआ नीचे आया, इधर से रिपल हुआ दूर हो गया। तो अल्टीमेटली इतने हाई रिपल्शन की वजह से आपको बॉन्ड एंगल ज्यादा दिखाई देता है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑल्सो रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज। एक छोटे से एरिया में सब घुस के बैठे हैं और इस छोटे से एरिया में घुस के बैठने की वजह से ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन तो होता ही है, लेकिन ये बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी होगा। इसलिए एटम का ये बॉन्ड एंगल दबने की जगह थोड़ा सा खुल जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होता जाता है।
जो एंटीमनी और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है, या बिस्मथ और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, अब आप देखो बिस्मथ का एटम अगर बनाओ तो ये बिस्मथ का एटम है, ये बिस्मथ का एटम है, ये बिस्मथ का एक लोन पेयर यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है और एक हाइड्रोजन है। अब ये लोन पेयर अगर इसको रिपेल कर भी देगा तो इसको कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा अगर पास भी आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा एटम है, ऑलरेडी बहुत बड़ा एटम है। अच्छा, वैसे भी बिस्मथ इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा वैसे भी नहीं है, तो इसका रिपल्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत जरूरी बात थी जो हमको लर्न करनी थी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट एज नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल इन साइज, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ लोन पेयर and bond pair is so high which causes the repulsion between bond pair also, and hence bond angle is increased a bit, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस अ बिट। बट फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव इंक्रीज्ड इन देयर एटॉमिक रेडियस, causes decrease in electron density on atom and decreases the repulsion. Therefore bond angle is also decreased. समझ गए प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों? एटम जितना छोटा होगा उसमें रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। तो मैंने माना कि लोन पेयर ने रिपल्शन करा, इसलिए तो उसका बॉन्ड एंगल 109 से घट के 107 हो गया, लेकिन उससे ज्यादा कम क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब लोन पेयर इस हाइड्रोजन को या लोन पेयर नाइट्रोजन का इस बॉन्ड पेयर को और नीचे क्यों नहीं दबा पा रहा है? क्योंकि यहां पर भी रिपल्शन है, यहां पर भी रिपल्शन है, क्योंकि एटम बहुत छोटा है। बड़ा एटम होता फिर कोई परेशानी नहीं होती है। समझ गए बात को? सो दिस इज द रीजन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक चीज है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक चीज है। चलो नोट करो, ठीक है? नोट कर लिया प्यारे बच्चों? नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलिए ग्रेट। इसके बाद बॉन्ड एंगल पढ़ने के बाद अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों हाइड्राइड्स। देखो बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। टर्म वन में मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो चीज नहीं आएगी वो बकायदा बता दी जाएगी, लेकिन जो चीज अभी पढ़ाई जा रही है वो सब आने वाली है, सब आएगी। मेरे पे भरोसा है ना, मैं बता दूंगा जो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट रीडिंग डालो। तुमने भूल भुलैया मूवी देखी है? उसमें अक्षय कुमार बोलता है कि ये जगह पता है कहाँ है? बोलता है हाँ ये देश के बीचों बीच है। तो बोलता है हमको वहाँ जाना है। तो उसका दूसरा वाला जो पार्टनर था बोलता है, पूछता है क्यों? बोलता है देखो मेरे भरोसा है ना। तो बस, तो बोलता है नहीं मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं। अच्छा बोले फिर ठीक है चल। तो ऐसे ही तुम लोगों को मैंने पूछा कि मेरा भरोसा है, यू विल बी लाइक नहीं। चलो, तो अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मैं सिर्फ ग्राफ के बेसिस पर ही आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों समझा दूंगा। ये एमपी का है, ये बीपी का है। कैसे याद करेंगे मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट कैसे याद करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे यहां पर अमोनिया, सबसे पहले बनाएंगे अमोनिया, और अमोनिया के नंबर के आगे लिख देंगे 1। क्या बनाएंगे? अमोनिया, अमोनिया के आगे लिख देंगे 1। फिर अमोनिया के बाद क्या करेंगे? अमोनिया के बाद इसके सामने यहां पर थोड़ी सी दूर यहां पर नंबर लिख देंगे 2 और यहां पर लिख देंगे BiH3। फिर BiH3 के थोड़ा नीचे यहां पर 3 बना के लिख देंगे SbH3। फिर इसके थोड़ा सा और नीचे यहां पर कहीं पर आकर आप लिख देंगे AsH3
और यहाँ पर सबसे नीचे आप लोग लिख देंगे PH3। और अब आप इनको जोड़ दो। वो जैसे बचपन में अपने गेम नहीं खेलते थे, बड़ा मजा आता था वो पेपरों में जोड़ने में। अच्छा, इसके आगे आप लिख दिया 1 2 3 4 और यहाँ पर आप लिख देंगे 5। तो पहले नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी, और यहां से बिस्मथ। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपको अमोनिया का दिखेगा, अमोनिया के बाद आपको बिस्मथ हाइड्राइड का मिलेगा, फिर आपको एंटीमनी हाइड्राइड का मिलेगा, फिर आपको आर्सेनिक हाइड्राइड का मिलेगा, और सबसे कम आपको फॉस्फाइन का मिलेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है मेरे लाडलो, मेरे राज दुलारो? ठीक है, आगे बढ़े, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चलिए अब अपन बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। नो गाइस, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले यहां पर 1 नंबर लिखो और लिखो BiH3। फिर BiH3 के थोड़ा नीचे यहां पर लिखो 2, यहां पर लिखो SbH3, फिर यहां पर लिखो 3 NH3, फिर यहां पर लिखो 4 ASH3, और यहां पर लिखो 5 PH3। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। इसको आप पहले पॉइंट को जोड़ दो, ट्याऊ 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 ट्याऊ। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा BiH3 का होता है, फिर SbH3 का होता है, फिर ASH3 का होता है, नहीं सॉरी, फिर NH3 का होता है, यानी आपके एमोनिया का, एमोनिया, फिर ASH3, और आखिरी में PH3। दिस इज द ऑर्डर फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। ये आपके हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। पहले इस ऑर्डर को लिख लो, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। 2 चीजें हैं, बस 2 चीजें हैं, बस 2 चीजें, वो अगर समझ में आ गई तो मजा आ गया। मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रही है? मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है? मेल्टिंग पॉइंट 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वी कैन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस पर डिपेंड कर रहे हैं? साइज एंड मास पर। ठीक है, अब देखना, मेरी बात समझना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पर आप स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF। और अभी क्योंकि हम लोग यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सॉलिड स्टेट्स। यानी जब कभी भी आपके पास में कोई चीज सॉलिड स्टेट्स में होती है, तब ये ज्यादा काम करते हैं एज कंपेयर्ड टू द लिक्विड स्टेट, एज कंपेयर्ड टू द लिक्विड स्टेट। यानी कि आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत ताकतवर रहती है, लेकिन अगर लिक्विड स्टेट आ गया तो फिर उसकी ताकत थोड़ी कमजोर हो जाती है। आओ मेल्टिंग पॉइंट की तरफ चले। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स अभी अमोनिया, फॉस्फाइन, बिस्मथ, एंटीमनी और आर्सेनिक हाइड्राइड्स सब सॉलिड रहे होंगे, सब सॉलिड रहे होंगे। तो सॉलिड को मेल्ट करने के लिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें अमोनिया को देना पड़ा। क्यों? बिकॉज हम लोग सब जानते हैं अमोनिया के अंदर, जब ये अमोनिया अपने सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, अमोनिया जब अपने सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी सारे फैक्टर को ओवरकम कर गई, और इसीलिए सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपको अमोनिया का दिखा। यानी अमोनिया जब अपने सॉलिड फॉर्म में होगा, तब उसे मेल्ट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत काम करती है। नाइट्रोजन के बाद में आप पैटर्न देखो, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फास्फोरस, लगातार साइज डिक्रीज हो रहा है। बिस्मथ से एंटीमनी, एंटीमनी से आर्सेनिक एंड आर्सेनिक से फास्फोरस। देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। साइज डिक्रीज होगा
तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। मास एंड साइज किसको डिपेंड करते हैं? सरफेस एरिया पर। अब अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाने की स्पेस कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि अभी अपना बोर्ड छोटा है तो छोटे बोर्ड पर मैं कम चीज लिख पा रहा हूं, लेकिन अगर मान लो अपन ने डिजिटल बोर्ड ले लिया या अगर मान लो अपन ने बड़ा बोर्ड लगा लिया तो अपन उस पर ज्यादा लिख पाएंगे। ठीक उसी तरह अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो एक बड़ा मॉलिक्यूल और बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ में फोर्स बनाने की स्पेस रखेगा। बड़ी जगह होगी तो ज्यादा लोग बैठ पाएंगे। मतलब अगर मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो अपने जैसे और बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल छोटा हो जाएगा तो वो अपने जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ नहीं सकता। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गए तो जो ताकत से एक दूसरे को पकड़ के रखने की जो ताकत है वो कमजोर हो जाएगी। तो जरा सा टेम्परेचर दोगे और वो मेल्ट हो जाएगा। तो अमोनिया के बाद में बाकी सारा फैक्टर साइज, मास और सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। उसके बाद बिस्मथ से फॉस्फाइन, atomic radius or the size of molecule decreases, therefore surface area decreases and therefore intermolecular forces decreases and therefore melting point also decreases। कितना इजी फैक्टर है, कोई तकलीफ कोई परेशानी। आ जाइए बॉइलिंग पॉइंट में। अब गाइस बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले फैक्टर जो काम करेगा वो साइज एंड मास काम करेगा। जैसे मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट में क्या सिखाया, पहला फैक्टर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है और फिर साइज देखना है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में पहले साइज देखो और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो। सर ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि अब बॉइल करते किसको हैं? लिक्विड को। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन लिक्विड स्टेट size and mass are more affecting as compared to intermolecular forces। कौन सा वाला फोर्स? ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड स्टेट में इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहां पर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब आप देखो कि बिस्मथ और एंटीमनी का देयर इज अ ग्रेटर एटॉमिक साइज और मॉलिक्यूलर साइज। इनका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, इसीलिए इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो इनके पास में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाने की ताकत ज्यादा है। अच्छा, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में मैं स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। डाइपोल होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, लंडन फोर्सेस होते हैं। मैं सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं कि लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम काम करता है, सॉलिड में ज्यादा। तो क्योंकि यहां पर आप ऑलरेडी ये सब लिक्विड स्टेट में है, अब तुम इन लिक्विड को बॉईल करने की कोशिश कर रहे हो, तो लिक्विड स्टेट में होने की वजह से बिस्मथ और एंटीमनी का साइज पहले चेक किया जाएगा। इसलिए बिस्मथ और एंटीमनी का साइज ज्यादा है, इसलिए इनका एटॉमिक मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है एंड हेंस देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। फिर हमने नाइट्रोजन को कंसीडर करा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शुरू से स्ट्रांग रही है, तो अब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है और फिर इन दोनों का लेसर एटॉमिक साइज होने की वजह से या लेसर मॉलिक्यूलर साइज होने की वजह से इनका सरफेस एरिया कम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाने की स्पेस कम हो गई एंड देयरफॉर इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लेस हो गया। यानी यहां पर हमको नाइट्रोजन वाले अमोनिया को सेंटर में कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब यहां पर अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी भी मजबूत नहीं है कि वो बिस्मथ और एंटीमनी को हरा सके, लेकिन इतनी स्ट्रांग है कि वो आर्सेनिक एंड फास्फोरस को हरा सके। तो दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड। चलिए इसको नोट कर लीजिए प्यारो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारो और मेरा प्यारे प्यारे गुलजारी लालो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई अच्छे तरीके से? चलिए सुपर्ब। अब हम लोग 3 प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख के पढ़ेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। देखो
पी ब्लॉक एलिमेंट में से यही सवाल आएंगे, यही टाइप के सवाल आएंगे, उनको यही पूछना है, भले ही जेई वाला पूछे, बोर्ड वाला पूछे या नीट वाला पूछे, ठीक है। सवाल आने की संभावना, सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ऐसी ही रहती है मेरा लालडो, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद जो अगली प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू स्टडी दैट इज रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर एंड बेसिसिटी। मैं 3 प्रॉपर्टी एक साथ लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट्स में एक साथ लिखे, ऐसे लिख सकते हो लेकिन अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेप्ट सब कुछ लिखना। नाउ गाइस व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल स्टेबिलिटी? जब आप किसी हाइड्राइड के मॉलिक्यूल को हीट करोगे तब उसके हाइड्राइड में हाइड्रोजन और एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या डिसाइड करती है? थर्मल स्टेबिलिटी विल द स्टेबिलिटी ऑफ EH3 will depend upon the bond strength, will depend upon the bond strength between E and H। E और H के बीच का बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब जानते हो दैट फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस इफेक्टिव हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। अब इसका मतलब यह है कि क्योंकि नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पावरफुल है, इनफैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती जाती है। मतलब नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा, इसीलिए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, इसीलिए उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम, इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा और इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा। इस वजह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी पूरी ताकत से पकड़ के रखेगा, इनफैक्ट अपनी ओर खिसका लेगा। इस वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत मजबूत बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का भी पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन अगर मैं बिस्मथ की बात करूं तो बिस्मथ तो मेटल है। अब बिस्मथ तो मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करता है, इससे खुद का संभाले नहीं जा रहा, पड़ोसी को क्या संभालेगा? बोलते ना खुद की तो धुल नहीं रही है, दूसरों की कहां धोने जा रहे हो, वही चीज होती है। तो बिस्मथ के साथ में क्या होता है, अपना घर चल नहीं रहा, दूसरे के घर में अपन दान पुण्य करने जा रहे हैं। तो बिस्मथ के अंदर एटॉमिक साइज ज्यादा, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसलिए बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे दैट देयरफॉर एज नाइट्रोजन एज गोइंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन E एंड H। अब यहां पर E की जगह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी सब रखना है आपको। तो E और H की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड हेंस। अब जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही कमजोर होती जा रही है तो अगर आपने अमोनिया को ज्यादा टेम्परेचर दे दिया वो झेल जाएगा, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा नहीं। लेकिन बिस्मथ को अगर आपने टेम्परेचर दिया तो वो टूट जाएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड वैसे ही कमजोर है। तो जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज
होती जा रही है। तो जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर फॉस्फोरस की उससे कम, आर्सेनिक की उससे कम, एंटीमनी की उससे कम और बिस्मथ की सबसे कम। तो फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन ई एंड एच बॉन्ड डिक्रीजेस एंड हेंस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो थर्मल स्टेबिलिटी वाले केस में आप यहां पर लिखेंगे NH3 is more stable than PH3, then PH3 is more stable than ASH3, then it is more stable than SBH3, and it is more stable than BiH3. This is the order of stability of hydrides. ठीक है, this is for thermal stability. क्या ये पॉइंट समझ में आ गया मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे बेटों, मेरे लाडलो? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डोंट वेस्ट द टाइम, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, रिड्यूसिंग नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग नेचर? भाई रिड्यूसिंग नेचर हमने रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर पढ़ा था, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, मतलब कैपेसिटी टू रिड्यूस अदर, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। हम रिड्यूसिंग नेचर में क्या पढ़ेंगे? हम रिड्यूसिंग नेचर में पढ़ेंगे द कैपेसिटी टू रिड्यूस अदर कंपाउंड्स। अब समझना, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है? दूसरों को रिड्यूस करना। मैं सामने वाले को रिड्यूस कैसे कर सकता हूं? व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन? या तो हाइड्रोजन ले लो या इलेक्ट्रॉन ले लो। तो मुझे क्या करना है? मुझे आपको रिड्यूस करना है। इमेजिन, मुझे आपको रिड्यूस करना, तो या तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे दूं या मैं अपना हाइड्रोजन आपको दे दूं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग नेचर, कैपेसिटी टू रिड्यूस अदर बाय डोनेटिंग देम हाइड्रोजन, बाय डोनेटिंग देम हाइड्रोजन। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने सिखाया कि हाइड्रोजन ये डोनेट कैसे करेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों के पास में EH3 है, दे हैव अवेलेबल हाइड्रोजन, और इस अवेलेबल हाइड्रोजन को हमें डोनेट करना है। तो ये डोनेट कैसे होगा भाई? जो हाइड्रोजन से इजीली डिटैच हो जाए, जो अपने हाइड्रोजन से बॉन्ड इजीली तोड़ सके, वही तो इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। तो अब आपको समझ में आया कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, वैसे वैसे ये लोग अपने हाइड्रोजन को इजीली छोड़ पाएंगे। तो ये फैक्टर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। तो S फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, द बॉन्ड स्ट्रेंथ between E and H decreases and they can be easily donate their hydrogen। तो अब आप बताओ, रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा हाई होगा? भाई नाइट्रोजन का सबसे कम होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हाई होती है, नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर फॉस्फोरस थोड़ा ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा आपका बिस्मथ का हाइड्राइड। बिस्मथ का हाइड्राइड सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब हम लोग तीसरी चीज की बात करते हैं, बेसिसिटी। बेटा देखो, बेसिसिटी का मतलब, अगर आप लोगों ने सबने आयोनिक इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर पढ़ा हो, तो उसमें हमने एक बात देखी थी, लुईस बेस आर दो सब्सटेंसेस दैट हैव कैपेसिटी टू डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सके या अपने लोन पेयर को इजीली किसी के साथ शेयर कर सके, वो होते हैं लुईस बेस। लेकिन एक बात बता दूं, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, ये लोन पेयर डिस्पर्स होता रहता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपको याद हो तो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन
बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और हो सकता है कि वो जो इनके ns ऑर्बिटल में ये जो लोन पेयर बैठा है, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि ये जंप करके इसके nd में चला जाए, इंक्लूडिंग आर्सेनिक एंड बिस्मथ। भले आर्सेनिक और बिस्मथ में अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं कर सके, लेकिन अगर बाहर से फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो ये लोग इस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर ले आएंगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ चांसेस ऐसे बनेंगे कि ये लोन पेयर अनपेयर हो जाए। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि लोन पेयर बना का बना रहे, लोन पेयर के साथ में किसी तरीके की कोई खिलवाड़ ना हो और लोन पेयर 24 घंटे अवेलेबल हो डोनेशन के लिए। और ऐसा आपको करता हुआ सिर्फ नाइट्रोजन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है। नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन 2s में है और 2p में है, इसके अलावा इसके पास में कोई ऑर्बिटल ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा कहाँ? बाहर फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, अंदर से 1s रिपेल कर दे, कुछ भी नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसीलिए ये बोला जाता है दैट नाइट्रोजन बीइंग डी ऑर्बिटल डेफिशिएंट, आप यहां पर लिखेंगे दैट नाइट्रोजन बीइंग डी ऑर्बिटल डेफिशिएंट and smaller in size is the best इलेक्ट्रॉन पेयर को ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लोन पेयर डोनर is the best electron pair or lone pair donor and hence is the best Lewis base. Whereas pH3, ASH3, SBH3 and BiH3 are not basic in nature. They are not basic in nature है। इतना ज्यादा कोई खास इनका बेसिक नेचर हमें दिखाई नहीं पड़ता, कोई ज्यादा इतना ज्यादा प्रोमिनेंट बेसेस ये लोग नहीं होते। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सो दिस इज थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर एंड बेसिसिटी मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? अच्छा, एक पॉइंट और छोटा सा यहां पर नोट कर लो, हाइड्राइड्स की सॉल्युबिलिटी। एक पॉइंट और यही नोट कर लो ताकि अपन अलग से कहां लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी। भाई सॉल्युबिलिटी का फैक्टर क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहां पर अपन लिखेंगे दैट अमोनिया, हम यहां पर लिखेंगे दैट अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल and is soluble in water। बाकी सबका आप जानते ही हैं, धीरे धीरे पोलैरिटी कम होती जाती है तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी, इनफैक्ट दे विल बिकम इनसॉल्युबल। खैर इतना कोई पूछता नहीं है। तो गाइस यहां पर तुम्हारा हाइड्राइड वाला काम खत्म, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स खत्म। अब हम इसके ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स के बाद इसके हेलाइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम डाई नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे। यहां तक आपको एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स एग्जाम में नहीं आने वाले, तो वो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स ना करें, लेकिन जेई नीट वाले करेंगे। तो आप लोगों को आज की क्लास तक का सब कुछ पढ़ना है, इसके आगे के बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।